तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का वो पार्ट देखा था जिसमें हमने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को स्टडी किया था और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीटली सॉल्व किया था। अब आगे हमें बढ़ना है इसी में। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ते थे क्लास 11th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां भी हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था और फिर एंगल बिटवीन 2 लाइंस पढ़ा था। तो वहां कंडीशन कुछ और था। वहां पे जो लाइन हमारी होती थी वो कहां होती थी? 2 डायमेंशनल प्लेन में, यानी 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन होता था उसके टेंजेंट को हम क्या कहते थे? स्लोप ऑफ लाइन। यहां कंडीशन कुछ अलग है। यहां 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में लाइन स्पेस में होगी और लाइन स्पेस में होगी तो फिर यहां स्लोप tan थीटा से नहीं निकलेगा। यहां पे जो काम वहां पे tan थीटा करता था स्लोप ऑफ लाइन के लिए, वही काम यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस करते हैं। डायरेक्शन एंगल, वहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता था, यहां पे डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। और स्लोप की जगह हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। इसको हमने स्टडी किया था। अब आगे हमें पढ़ना है, पहले देख लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बेसिस पे हम किसी लाइन के परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म का कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके 2 सिंपल बस हमें याद रखना है कि जैसे 2 लाइन पैरेलल होती थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हम m1 = m2 रखते थे और परपेंडिकुलर होती थी तो m1 m2 = -1 आता था। तो वहां tan थीटा था तो ये कंडीशन आता था। यहाँ cos थीटा है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन होगा इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइंस इन स्पेस इन 3 डायमेंशन, then these lines are perpendicular to each other if and only if L1 into N2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0। ये परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन है कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम 0 आ जाए तो दोनों लाइन क्या होंगे? स्पेस में परपेंडिकुलर होंगी। या फिर डायरेक्शन रेशियो अगर गिवन है तो उसके साथ भी यही कंडीशन होगा, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0। L M N क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है, A B C डायरेक्शन रेशियोज हैं। इसको हम लोगों ने प्रीवियस टर्म पे डिस्कस किया है। पैरेललिज्म का कंडीशन पैरेलल कब होंगे? When direction cosines are proportional to each other, that is L1 upon L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2 is equal to lambda। अगर ये कंडीशन आए, मीन्स तीनों का रेशियो किसी एक फिक्स कांस्टेंट के इक्वल आए तो पैरेलल होती है। ऐसा ही डायरेक्शन रेशियो के साथ भी होगा, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 is equal to lambda। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे? 2 लाइन दी जाएगी, या तो उनका डायरेक्शन कोसाइन पहले से गिवन होगा या फिर सिर्फ सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन रहेगा, वहां से हमें डायरेक्शन रेशियो पहले निकालना होगा दोनों का। फॉर एग्जांपल अगर ax plus by plus c is equal to 0 टाइप में दे दिया तो a b c क्या हुआ? डायरेक्शन रेशियो हुआ। i j k के फॉर्म में देगा अगर तो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, तो a1 b1 c1 क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो। अगर वो यूनिट वेक्टर है तो a1 b1 c1 ही L1 M1 N1 कहलाएंगे। तो वहां से हम उसको एलिमिनेट करेंगे और ये वैल्यू, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर पैरेलल प्रूव करना है तो, परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। और इस तरह से हम सिंपली कर सकते हैं अपने किसी भी क्वेश्चन को। बस थोड़ा सा आपको बस कंडीशन को ध्यान रखना है, ठीक है? या तो प्रूव करने के लिए आएगा या तो चेक करने के लिए आएगा, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, स्पेस में हमें स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। तो स्पेस में जब लाइन की बात होती है, जैसे हम जब प्लेन में लाइन पढ़ते थे तो लाइंस या तो पैरेलल होती थी या तो कॉन्सिडेंट होती थी या तो इंटरसेक्टिंग होती थी। यहाँ एक चौथा कंडीशन भी बनेगा, पैरेलल हो सकती है, कॉन्सिडेंट हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, और ऐसी भी लाइंस हो सकती है जो ना तो पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो ना इंटरसेक्टिंग हो, नाइदर पैरेलल ना इंटरसेक्टिंग। प्लेन में ऐसा संभव नहीं था कि अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होती थी, इंटरसेक्टिंग नहीं है तो पैरेलल होती थी। यहाँ पे ऐसा कंडीशन हो सकता है कि वो पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो। ऐसी लाइंस के पेयर को कहा जाता है
स्क्यू लाइंस, क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। फॉर एग्जांपल जैसे एक लाइन इस डस्टर को सपोज कर लीजिए, दूसरा ये चार स्पेस में दोनों देखिए जा रहे हैं, दोनों ये यहां से पास कर रहे हैं, यहां से दोनों इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे और पैरेलल भी नहीं है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो ये नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल है। ठीक है, ऐसे कंडीशंस भी आएंगे। फिलहाल अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, मींस इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा किसी स्पेस में अगर लाइन है तो कंडीशन क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। मींस किसी लाइन का यूनिक इक्वेशन हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो उसका पास करने वाला कोई एक पॉइंट गिवन हो और एक किसी वेक्टर के पैरेलल हो या लाइन के पैरेलल हो। दूसरा कंडीशन है इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, या टू गिवन पॉइंट से पास होगी। तो दोनों सिचुएशन में क्या इक्वेशन होगा, आइए इसको फाइंड करते हैं। फर्स्ट केस के लिए पहले काम करेंगे, इफ इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो पहले हम एक थ्री डायमेंशनल स्पेस बनाते हैं, ये हमारा जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां पे हम सपोज कर रहे हैं कि कोई पॉइंट है P। अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो इसका पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में देखें तो पोजीशन वेक्टर देखा जाता है, कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो उस पॉइंट का नाम लिखेंगे क्या है। अब हमें ये पता है कि इस पॉइंट P से होकर पास कर रही है लाइन, और पहले से कोई लाइन गिवन है यहां B वेक्टर जिसके पैरेलल, तो अगर P से पास करने वाली B वेक्टर के पैरेलल कोई लाइन बनाए तो ऐसी बनेगी ना, ऐसी ही बनेगी। अब हम इस लाइन पे जब इक्वेशन फाइंड करना है, कहीं भी इक्वेशन निकालना होता है तो उसमें कोई वेरिएबल पॉइंट चाहिए होता है। जैसे हम लोग क्लास 11th में पढ़ते थे टू डायमेंशन में, तो लाइन पे कोई पॉइंट x y z सपोज कर लेते थे या x y सपोज कर लेते थे, और फिर इक्वेशन निकालते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ऐसा निकालते थे। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल पॉइंट हम सपोज कर लेंगे a, और जिसका कोऑर्डिनेट होगा x y z। ठीक है, हमने सपोज कर लिया, वो भी स्पेस में है। हाँ, वो भी स्पेस में है। मींस जो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल लाइन जा रही है उसी पे कोई पॉइंट होगा x y z, हमने सपोज कर लिया। अब उसके पोजीशन वेक्टर को क्या दिखाएंगे, जैसे कार्टेशियन प्लेन में हम वेरिएबल को लेते हैं x y z, वैसे ही वेक्टर फॉर्म में लेते हैं r वेक्टर। क्या लेते हैं? r वेक्टर। ये ओरिजिन है, हमने सपोज कर लिया इसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। अब वेक्टर का सिंपल एडिशन वगैरह तो आप जानते ही होंगे। अगर यहां से देखा जाए तो हम pa वेक्टर को क्या लिखेंगे, OA वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ये लिखेंगे ना। अब देखिए PA वेक्टर क्या है, PA वेक्टर जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, यही कह रहा है ना। तो किसी भी लाइन के पैरेलल जो लाइन होती है उसका स्लोप तो वही रहता है, वेक्टर सेम रहता है, बस मैग्नीट्यूड बदल जाता है, यानी किसी कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके पैरेलल वेक्टर मिलता है। जैसे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप कोई लाइन का इक्वेशन है, उसके पैरेलल दूसरी लाइन हो सकती है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, या 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इनटू v वेक्टर, लिख सकते हैं लैम्डा इनटू v वेक्टर। OA वेक्टर का देखो क्या है, OA वेक्टर क्या है, R वेक्टर है ना। OA वेक्टर क्या है, R वेक्टर है, और OP वेक्टर क्या है, A वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर। तो अब हम लिख सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर, where A is given point and B is the line which is parallel to the given required line। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। अब आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि A वेक्टर और B वेक्टर है क्या। A वेक्टर क्या है, जिससे पास कर रहा है वो पॉइंट है। अगर वो पॉइंट मान लो इस फॉर्म में दिया है कि दैट पॉइंट इज 1 2 3, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखना होगा तो लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और B वेक्टर तो ऑलरेडी i j k में गिवन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन। अब इसका डेरिवेशन कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा इस क्लास में,
क्लास 11th में इसके डेरिवेशन से आपको मतलब नहीं है, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए कि आया कहां से। एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा कि ये लाइन का इक्वेशन डेराइव कीजिए, आपसे डायरेक्ट कोई पॉइंट दिया जाएगा, किसी के पैरेलल होगी और लाइन का इक्वेशन पूछा जाएगा। लेकिन जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि आता कहां से है तो तुरंत आप कर सकते हो, अगर भूल भी गए फार्मूला तो भी बना सकते हो फार्मूला, ठीक है। तो a प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये कौन सा इक्वेशन हुआ? वेक्टर इक्वेशन। अब इसी का कार्टेशियन इक्वेशन हम पढ़ेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन मींस जो इक्वेशन हम लोग परंपराओं से पढ़ते आ रहे हैं, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स वाई जेड वाला, उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब देखिए x1 y1 z1 से ये पास हो रहा है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे हमने जो समझाया आपको, तो फाइनली इक्वेशन क्या आया? r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। अब सिंपली अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो बस वेक्टर इक्वेशन अगर निकाल ले रहे हो तो r की जगह रख दो x प्लस y प्लस z, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। आइए रखते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब एक x1 y1 z1 से पास हो रहा है तो क्या लिखेंगे इसको? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर कुछ होगा क्या लिखेंगे इसको? a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। a b c डायरेक्शन रेशियोज होंगे उसके। अब अगर कंपेयर किया जाए तो देखो x i कैप इधर ले आइए इसको, बाकी को, तो ये क्या होगा? x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया? लेमडा इंटू a i कैप प्लस लेमडा इंटू प्लस b j कैप प्लस c k कैप। अब अगर कंपेयर करेंगे दोनों साइड i j k के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा? x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा a, यही मिलेगा ना। यहां से अगर लेमडा की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लेमडा। सिमिलरली अगर यहां से निकाले तो मिलेगा y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लेमडा, और यहां से z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लेमडा। जब तीनों लेमडा की वैल्यू है तो तीनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं, वही हमारा कार्टेशियन इक्वेशन होगा। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब तीनों को इक्वल रखना है, ठीक है। तो ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन। तो या तो इस फॉर्म में याद कर लीजिए, या ये फॉर्म अगर याद है तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। x1 y1 z1 क्या होगा? जिस पॉइंट से पास कर रहा है। a b c क्या है? जिस लाइन के पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अभी इससे जस्ट पहले हमने देखा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन, अ गिवन वेक्टर। उसका इक्वेशन हमने फाइंड किया r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b वेक्टर। अब यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट से होकर पास करेगी लाइन। अब यहाँ कोई लाइन का इक्वेशन गिवन नहीं है जिसके पैरेलल हो, तो इस केस में हम इक्वेशन बनाने के लिए कहां से शुरुआत करें? पहले तो अगर एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे दो पॉइंट गिवन है और हमें इक्वेशन फाइंड करना है, ये दोनों पॉइंट जो गिवन होंगे वो कैसे होंगे? रियल पॉइंट्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे कुछ। इक्वेशन में हमें कोई वेरिएबल पॉइंट भी चाहिए होता है जो सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करे। तो हमने बीच में एक पॉइंट ले लिया p x y z, ये वेरिएबल पॉइंट है और ये सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। वेरिएबल मींस जो वैल्यू इसकी दे देंगे उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बारे में हमें क्या पता है? ये 3 पॉइंट्स एक लाइन पे हैं। जैसे क्लास 11th में हम पढ़ते थे इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, या स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PB, यही पढ़ते थे ना। अगर तीनों एक ही लाइन पे हैं तो इसका स्लोप जितना होगा उतना ही इसका होगा, या इसका स्लोप जितना होगा उतना ही AB का स्लोप होगा, ऐसे ही पढ़ते थे। यहां पर भी हम लोग कुछ यही पैरेलल लाइन का कंडीशन यहां पे होल्ड करवाएंगे। अभी देखो हम लिख सकते हैं AP वेक्टर इज इक्वल टू
लेमडा इंटू ए बी वेक्टर लिख सकते हैं क्या? एपी और एबी दोनों पैरेलल है, जब कोलिनियर है तो पैरेलल है, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है ना? तो AP और AB को हम पैरेलल कह सकते हैं। और दो लाइन अगर पैरेलल हो, A वेक्टर और B वेक्टर से रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइन अगर या दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनमें रिलेशनशिप क्या होता है? दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो A इज इक्वल टू लेमडा बी लिखते हैं ना, A वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। तो यहां भी हम वही लिख रहे हैं, AP वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा AB वेक्टर। अब वेक्टर फॉर्म में AP वेक्टर को कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ P वेक्टर, P पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। और लेमडा इंटू लेमडा क्या है? लेमडा तो कांस्टेंट है। AB वेक्टर को क्या लिखेंगे? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OP वेक्टर P का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर है वो क्या है? R वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जिसको कहते हैं R वेक्टर। और A का पॉइंट A का क्या है? पोजीशन वेक्टर A वेक्टर। तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा। B का पोजीशन वेक्टर क्या है? B वेक्टर। तो B वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर। तो सिंपली हम लिख सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब बस इतना ध्यान रखना होगा कि B वेक्टर A वेक्टर है क्या? दो गिवन पॉइंट्स होंगे जिससे लाइन पास कर देंगे। जैसे 1 2 3 गिवन है मान लो, तो उसको क्या सपोज करेंगे? I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप उसका पोजीशन वेक्टर होगा। और इस फार्मूला में सेट कर देना है हमें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दो फॉर्म में आपका लाइन का इक्वेशन पूछा जाएगा। एक कौन सा था? सिर्फ एक पॉइंट से पास कर रही होगी लाइन और दूसरे लाइन के या वेक्टर के पैरेलल होगी, तो उसका क्या इक्वेशन था? R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B वेक्टर। B वेक्टर के पैरेलल थी, A वेक्टर से पास करती थी। यहाँ दो पॉइंट से पास कर रही है A वेक्टर और B वेक्टर से, तो क्या होगा इक्वेशन? R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लेमडा B माइनस A। ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म में करना होगा तब क्या करेंगे? R वेक्टर इक्वल टू क्या पुट करना होगा हमें? R वेक्टर इक्वल टू क्या पुट करना होगा? XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। In Cartesian form, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप इज इक्वल टू, ये क्या होगा? X1I कैप प्लस Y1J कैप प्लस Z1K कैप प्लस लेमडा। और ये होगा B माइनस A का मतलब क्या हुआ? x2 माइनस x1 I कैप, x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। जब दोनों को कंपेयर करेंगे एक साथ करके तो हमें मिलेगा क्या इक्वेशन? x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, यही मिलेगा ना। लेमडा की वैल्यू हर जगह से निकालेंगे, या x किसके इक्वल होगा? x1 प्लस x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। I का कोफिशिएंट इधर है x1 प्लस लेमडा इंटू x2 माइनस x1, इसी कहना है। और यहां से लेमडा की वैल्यू अगर कंपेयर करके एक को निकाल लेते हैं, पहले देखिए कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में I का कोफिशिएंट क्या है? x1 x है, और राइट हैंड साइड में क्या है? x1 प्लस लेमडा इंटू x2 माइनस x1। यहां से लेमडा की वैल्यू निकाले तो यही आएगा ना, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू लेमडा। फिर यहां से जब y के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे j के कोफिशिएंट, j कैप के कोफिशिएंट को, तो मिलेगा y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1। और इसी तरह z का करेंगे तो z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। सब किसके इक्वल आ रही है? लेमडा के इक्वल आ रहे हैं, तो सबको आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो x माइनस x1 अपान x2 माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन है। नोट कर। अब हमें पढ़ना है एंगल बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस। थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर दो लाइन होंगी तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं। हालांकि इस बार एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है ये पोर्शन, फिर भी इसको पढ़ा दिया जा रहा है, आगे काम रहेगा।
जब भी एंगल निकालना होगा, जैसे हम लोग क्लास 11th में जब 2 डायमेंशन में पढ़ते थे, तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस के लिए स्लोप जरूरी होता था। तो जो वहां स्लोप का रोल था, वही यहाँ पे किसका रोल है? डायरेक्शन कोसाइन का। वहां एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था। यहाँ कौन सा एंगल होता है उसकी जगह? डायरेक्शन एंगल होता है। तो डायरेक्शन एंगल पे बेस्ड होता है। वहां स्लोप था तो tan थीटा होता था, यहाँ पे cos थीटा होगा। तो सबसे पहले दोनों लाइन का हमें क्या निकालना होगा? या तो डायरेक्शन कोसाइन या तो डायरेक्शन रेशियो। तो जनरली डायरेक्शन कोसाइन रेयरली किसी लाइन का गिवन होता है, यानी कोई जरूरी नहीं कि वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हो, वो कोई नॉर्मल वेक्टर भी हो सकता है। तो नॉर्मल वेक्टर होगा, जैसे कोई भी वेक्टर जनरल है जो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो उसके साथ जो मल्टीपल्स लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो उनको पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। लेट और इफ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are direction ratios of 2 lines, then cos theta equal to mod of A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square A2 square plus B2 square plus C2 square। ये हमारा cos थीटा आएगा। ये एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। एंड इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 L2 M2 and N2 are direction cosines of 2 lines, then cos theta equal to magnitude of L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। देखो A1 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर को L1 बोलते हैं, और A2 अपान इतना को क्या बोलेंगे? L2 बोलेंगे। तो ये हो गया L1 L2, ये M1 M2, ये N1 N2। ठीक है, अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और यहीं से अब निकलता है वो जो हमने पहले ही पढ़ा दिया है आपको कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म। अगर परपेंडिकुलर होंगे दोनों तो ये थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी? 0 के इक्वल रखेंगे, ये जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? 0। सिमिलरली L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू भी क्या मिलना चाहिए? 0। ठीक है, अगर पैरेलल है, पैरेललिज्म का कंडीशन है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री होगी। तो 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, तब L1 अपान L2 इज इक्वल टू M1 अपान M2 इज इक्वल टू N1 अपान N2 के इक्वल होगा। या फिर A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 तीनों का रेशियो इक्वल आएगा। तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, और L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। and for parallelism A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 plus C1 upon is equal to C1 upon C2, और L1 upon L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2। तो जनरली जब भी डायरेक्शन एंगल पूछा जाता है, इनके बीच का एंगल पूछा जाता है, तो पहले हम लोग यही निकालते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी जरूरत हमें एंगल निकालने में भी मिलेगी। इसकी जरूरत हमें एंगल निकालना हो तो पड़ेगी। अगर पहले ही 0 आ गया तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, दिखा देंगे कि परपेंडिकुलर है। अगर नहीं आया 0 तो फिर चेक कर लेंगे एक बार A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 भी। अगर शायद वो इक्वल आ गया सबका रेशियो तो पैरेलल होगा, तब 0 डिग्री होगा एंगल, तब भी नहीं निकालना पड़ेगा। अगर दोनों केस नहीं होल्ड कर रहा है तब ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमें पढ़ना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। 2 लाइन के बीच में कम से कम दूरी क्या हो सकती है, न्यूनतम दूरी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो जब
हम 2 डायमेंशन में पढ़ते थे तो लाइंस 2 तरह की होती थी, एक या तो इंटरसेक्टिंग होती थी या तो पैरेलल होती थी। या तो लाइन दोनों एक दूसरे को कहीं बढ़ाने पे इंटरसेक्ट करती थी या फिर पैरेलल होती थी जो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती थी। जब स्पेस में हम लाइन पढ़ रहे हैं तो लाइन 3 तरह की होगी, या तो इंटरसेक्टिंग होगी या तो पैरेलल होगी या स्क्यू लाइंस होगी, नाइदर इंटरसेक्टिंग ना पैरेलल, ना तो पैरेलल होंगी ना ही इंटरसेक्टिंग होंगी। जैसे हमारे 2 हैंड्स हैं, देखो एक लाइन, ये अगर लाइन को रिप्रेजेंट करें तो एक नीचे से निकल रही है एक ऊपर से, पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, स्पेस में है ना, तो इस तरह की लाइन को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। अब इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकाला जाए? जैसे देखो ये 2 तरह ऐसे लाइन जा रही है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किसी भी एक लाइन के किसी एक पॉइंट से दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करो। परपेंडिकुलर जब ड्रा करोगे तो वो डिस्टेंस जो होगी, जैसे PQ की जो लेंथ होगी वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेंगे। तो पहले हम स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग पैरेलल लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पढ़ेंगे। तो इसमें 2 इक्वेशन होगा, जब 2 लाइन है तो दोनों का कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। वो इक्वेशन हम सपोज कर लेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इक्वल टू सेकेंड लाइन का है a2 प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। अब बताइए b1 क्रॉस b2 अगर निकालें तो वो किस डायरेक्शन में होता है? b1 क्रॉस b2 फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वेक्टर में भी ये रूल लगता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अगर ये b1 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है, तो ये इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। a क्रॉस b इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू साइन थीटा n कैप। तो n कैप क्या होता है? दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। जैसे x एक्सिस और y एक्सिस का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो मिलेगा क्या? जो डायरेक्शन मिलेगा वो z एक्सिस का होगा। i क्रॉस j इज इक्वल टू k मिलता है ना। i किस डायरेक्शन में है? x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, j y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर और k z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो i क्रॉस j k इसीलिए मिलता है। तो जब हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो उसका जो डायरेक्शन मिलेगा उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमें निकालनी है। तो वो यूनिट वेक्टर है, n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। अगर उसमें उसके बीच के डिस्टेंस यानी d से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? उनके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। और d कैसे निकलेगा? ये a1 से पास कर रही है, ये a2 से पास कर रही है, तो a2 माइनस a1 अगर कर दें तो उनके बीच का डिस्टेंस निकलेगा। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ है x1 y1, जैसे 2 डायमेंशन में थोड़ी देर के लिए चलते हैं, और यहाँ x2 y2 है, इनके बीच का अगर एक्सिस के अलोंग हमें निकालना होता था डिस्टेंस तो क्या करते थे? x2 माइनस x1, y एक्सिस के अलोंग y2 माइनस y1। ऐसे ही इन दोनों वेक्टर के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या? b2 माइनस a2 माइनस a1। b1 के तो पैरेलल है दोनों, तो b1 क्रॉस b2 दे देगा डायरेक्शन और a2 माइनस a1 उनके बीच का डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। a1 a2 b1 b2 कहां से मिलेंगे? लाइन के इक्वेशन से मिलेंगे। जो पहली लाइन होगी a1 प्लस लैम्डा b1 के फॉर्म में होगी, दूसरी a2 प्लस लैम्डा b2 के फॉर्म में होगी। जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाइड होगा वो क्या है? b1 b2 है दोनों में से, और जो बिना लैम्डा वाला होगा वो a1 a2 है। पहले उसको सेपरेट करेंगे। पहले आप इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालने का प्रोसीजर क्या है? आप पहले दोनों इक्वेशन लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर a1 a2 दोनों को सेपरेट करिए, लिख लीजिए कहीं अलग, फिर a2 माइनस a1 निकाल लीजिए, फिर b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए b1 क्रॉस b2 का, और उसके बाद वैल्यू सब ले आके यहाँ पुट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही है। डॉट प्रोडक्ट जब ये निकालेंगे a2 माइनस a1 तो ये ijk में आएगा, ये भी ijk में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो i j के रिमूव हो जाएंगे, रियल नंबर कोई मिलेगा। i का i के साथ j के साथ k का k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो उसको पॉजिटिव रख लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस है। अगर यही पैरेलल लाइंस हो तो ये b1 b2 दो अलग अलग नहीं होंगे, दोनों की जगह एक ही होगा। a1 प्लस लैम्डा b और a2 प्लस लैम्डा b, यही होगा ना। तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। उसके लिए फार्मूला अप्लाई करना है a2 माइनस a1
डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस ये फार्मूला में डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब अगर इस तरह का हमें कार्टेशियन फॉर्म में मिल रहा है तो इसके दो तरीके हैं। देखिए, कोई एक फार्मूला अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर ये आपको याद हो गया, बाय चांस वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसका फार्मूला याद करना, या तो फार्मूला उसका याद कर लीजिए, नहीं तो इसको कन्वर्ट करना वेक्टर इक्वेशन में सीख लीजिए, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो कार्टेशियन फॉर्म में भी है तो आप उसको कन्वर्ट कीजिए पहले किसमें, वेक्टर इक्वेशन में, और फिर यही फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला यही यूज हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको करना पड़ेगा चेंज। इसको करना भी बहुत आसान है। देखो क्या होगा, x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप प्लस लेमडा a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, वेक्टर फॉर्म में हो गया। इन सबको लेमडा के इक्वल रख दो और x y z की वैल्यू निकाल दो। x y z वाला जो है वो क्या है, r वेक्टर है, जो बिना लेमडा वाला है वो क्या है, a वेक्टर है, और जो लेमडा के साथ है वो b1 वेक्टर है पहले इक्वेशन के लिए, दूसरे में a2 b2 होगा। वैसे अगर मान लीजिए कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तब फार्मूला ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 अपान, यहां तक तो सही है। इसके नीचे वाला ही फार्मूला ये नहीं याद होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। इस तरह से कर लीजिए। जब डिटर्मिनेंट की इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कोई रियल नंबर ऊपर आएगा, कोई रियल नंबर नीचे आएगा, फिर वो जो आएगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ, इतना बड़ा फार्मूला अगर इस फॉर्म में है तो या तो ये फार्मूला रखिए, नहीं तो इस फॉर्म में भी है तो इसको पहले वेक्टर इक्वेशन में चेंज करो। इसका वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगा, x1i के हर जगह से लेमडा की वैल्यू निकालिए। ये लेमडा है, यहां से x y z निकालो तो क्या आएगा, x1i के प्लस y1j के प्लस z1k के प्लस लेमडा इनटू a1i के प्लस b1j के प्लस c1k के। दूसरे से क्या आएगा, r वेक्टर इक्वल टू x2i के प्लस y2j के प्लस z2k के अपान प्लस लेमडा इनटू a2 i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। तो इस फॉर्म में हो जाएगा और यही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये फार्मूला है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अब एक्सरसाइज 11.2 हम कर सकते हैं, जितना फार्मूला पढ़े हैं उसके बेस। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को करेंगे करके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द थ्री लाइंस विथ डायरेक्शन कोसाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीन लाइन है और उन तीनों का डायरेक्शन कोसाइन दिया है। तो पहले वाले को हम L1 M1 N1 सपोज कर लेंगे, सेकेंड वाली लाइन के L2 M2 N2 और थर्ड लाइन के लिए L3 M3 N3। तो यहां पे थ्री लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। हमें प्रूव करना है कि तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो हम एक एक करके दो लाइन को एक साथ लेंगे, पहले फर्स्ट सेकंड को, फिर सेकंड थर्ड को, फिर थर्ड वन को, ठीक है, थर्ड और फर्स्ट को। तो पहले फर्स्ट और सेकंड का लेना है, तो L1 इंटू M1 इंटू N1 इंटू का सम करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये L1 इंटू M1 इंटू N1 इंटू और सबके बीच में प्लस का साइन, यानी L1 इंटू प्लस M1 इंटू प्लस N1 इंटू, यही डिसाइड करेगा कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। यहाँ देखो सबके नीचे क्या आएगा 169, 13 इंटू 13 ही है तो एलसीएम हो गया 169। ऊपर क्या आएगा 48, यहाँ आएगा -36 -12, ये दोनों मिलके कितने हो गए -48 और +48, 0 आ गया। सेकेंड लाइन के लिए चेक करेंगे तो आएगा 12 -48 + 36, यहाँ भी 0 आ गया, और यहाँ पे आएगा 36 -12 + 48, ये भी 0 आ गया। तीनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, प्रोडक्ट का सम। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट लाइन L1 इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू L2। ये क्या शो कर रहा है, लाइन L2 इज परपेंडिकुलर टू L3
and this shows that line L3 is perpendicular to L1. जब तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उनको क्या कहेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. These are mutually perpendicular. हो गया? यही करना. Second question है show that the line through 1 minus 1 2 3 4 minus 2 is perpendicular to line through the point 0 3 2 and 3 5 6. तो सबसे पहले हम दो पॉइंट से जो पास कर रही है लाइन उनका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे. डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1 से. तो इसका डायरेक्शन रेशियो हम a1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. x2 minus x1, 3 minus 1 equal to 2, 4 minus 1, 4 plus 1 हो जाएगा 5 और minus 2 minus 4 हो गया. सिमिलरली इसका निकालेंगे सेकंड लाइन का. तो क्या आएगा? 3 minus 0 equal to 3, 5 minus 3 equal to 2, 6 minus 2 equal to 4. अब निकल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2. हमें क्या प्रूव करना है? ये परपेंडिकुलर है तो हमें ये निकालना पड़ेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. अगर ये 0 आ गया तो परपेंडिकुलर होंगे. तो 2 into 3 प्लस 5 into 2 माइनस 4 into 4. ये हो गया 6 plus 10 minus 16. 16 minus 16 equal to 0. This shows that line L1 is perpendicular to line L2. So that the line through 4 7 8 and 2 3 4 is parallel to the line through minus 1 minus 2 1 and 1 2 5. अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना था, इसमें पैरेलल प्रूव करना है. सेम वही सारा प्रक्रिया वही करना है, बस क्या करना है? रेशियो लेना है. तो a1 क्या होगा? x2 minus x1, 2 minus 4 equal to minus 2, 3 minus 7 minus 4 and 4 minus 8 minus 4. यहाँ पे क्या होगा? 1 minus 1 plus 1 हो जाएगा 2, 2 plus 2 4 and 5 plus 1 6. अब 5 minus 1 4. a1 upon a2 कितना आएगा? minus 2 upon 2 minus 1 आ गया. b1 upon b2 minus 4 upon 4 minus 1 and c1 upon c2 minus 4 plus 4 upon minus 4 is equal to minus 1. यहाँ पे हो गया a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. This shows that line L1 is parallel to L2. फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू. अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है? एक पॉइंट गिवन है जिससे पास कर रही है. पासेस थ्रू 1 2 3 and parallel to 3i cap plus 2j cap minus 2k cap. तो यहाँ a वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से पास करती है लाइन. तो वो क्या है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. 1 2 3 गिवन है ना, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. और जिसके पैरेलल है उसको b वेक्टर से डिनोट करते हैं. वो हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लेमडा b वेक्टर. यहाँ वैल्यू पुट करना है r वेक्टर, तो r वेक्टर ही रहेगा. a वेक्टर हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा. b वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप. और इसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि किस फॉर्म में करना है. अगर कार्टेशियन फॉर्म में पूछता तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप रख के और फिर कंपेयर करके लेमडा की वैल्यू निकालते हैं. बस इतने पे छोड़ देंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड द डायरेक्शन ऑफ i प्लस 2j माइनस k. इसमें आपको दोनों इक्वेशन लिखना है, इसको नोट करना है. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ line in vector and Cartesian form that passes through the point with position vector. जिससे पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग जनरली a वेक्टर से डिनोट करते हैं. ये गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड पैरेलल टू जिसके पैरेलल है या जिसके डायरेक्शन में है उसको b वेक्टर से डिनोट करते हैं.
वो ये गिवन है, इसका वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो वेक्टर इक्वेशन तो बहुत इजी है। वेक्टर इक्वेशन इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू b वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये फर्स्ट आंसर आपका हो गया, वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में करना है, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में देखिए जो गिवन पॉइंट है वो क्या है, x1 y1 z1। इनके जो कोफिशिएंट है वो क्या है, x1 y1 z1 है, और इनके जो कोफिशिएंट है वो a b c है, यही ना। तो x1 which passes through दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो r को कंपेयर करके, r की जगह x y z रख के और उसके बाद कंपेयर करके निकाल सकते हैं। दूसरा है कि डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में करें। किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2 -1 4। इसका पोजीशन वेक्टर ये है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। वो पॉइंट कौन सा होगा, 2 -1 4, यही ना होगा, इससे पास कर रहा है। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 2 -1 इज, इस फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। ये a b c है, ये x1 y1 z1 है, हो गया इक्वेशन। x माइनस 2 अपान 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपान 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपान -1। ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। दूसरा ये तरीका था कि यहाँ x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप रखते और दोनों साइड से i और j और k के कोफिशिएंट को कंपेयर करते और दोनों साइड से लेमडा की वैल्यू निकालते। हर केस में लेमडा की वैल्यू निकालते, जो लेमडा की वैल्यू तीनों आती, पहले में ये आता लेमडा की वैल्यू, दूसरे में ये आता और तीसरे में ये आता, तभी ये इक्वेशन होता है। दोनों तरह से कर सकते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू -2 4 -5 एंड पैरेलल टू x + 3/3 y - 4/5 इक्वल टू z + 8/6। तो हमें क्या चाहिए, कौन सा वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है ना, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन यही है, x - x1/a y - y1/b z - z1/c। x1 y1 z1 गिवन है, a b c यहां से मिल जाएगा है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, x - -2 कितना हो गया, x + 2 अपान, इसका डायरेक्शन क्या है 3, y - 4/5। यहां से पॉइंट लेना है, यहां से डायरेक्शन लेना है, z + 5/6 हो गया। यही कार्टेशियन इक्वेशन, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x - 5/3 इक्वल टू y + 4/7 इक्वल टू z - 6/2। राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो नीचे दिया है ना, ये b वेक्टर है, और जो x - x1 सब्ट्रैक्ट होकर लिखा है वो सब a वेक्टर है। तो पहले हम a वेक्टर कंपेयर कर लें। a वेक्टर क्या है, 5i कैप, x - x1 होता है, तो x1 क्या है 5, तो 5i कैप, यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, -4j कैप, और यहाँ माइनस है तो प्लस के साथ लिखेंगे, +6k कैप। ठीक है, ये a वेक्टर हो गया। और b वेक्टर जिसके डायरेक्शन में है ये वो क्या है, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। अब यहाँ एक टेक्निकल बात समझ लीजिए, हो सकता है कहीं पे ये लिखा रहता 5 - x/3। अगर बाई चांस ऐसा लिखा रहता तो आप क्या करते, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इसको करना होता है, तो हम करते x - 5/3 तक हो जाता है। ठीक है, अब ये a b मिल गया तो वेक्टर इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो, a प्लस लेमडा b वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन एंड 5 - 2 3। दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन है। तो इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है r वेक्टर इक्वल टू
ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही होता है ना, लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर यही होता है। तो ए तो 0 0 0 है, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो भी बी वेक्टर ही मिलेगा क्योंकि ए वेक्टर ओरिजिन है। तो 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और इसका कार्टेशियन इक्वेशन अगर लिखना है तो कार्टेशियन इक्वेशन होगा x माइनस x1 मीन्स x माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 0, y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। मीन्स सिंपली ये हो गया x माइनस x अपॉन 5 y माइनस अपॉन माइनस 2 z अपॉन 3, ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू। बस इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें 1.000 था, थोड़ा सा आसान हो गया, उसमें दोनों पॉइंट रियल नंबर में है कुछ। तो क्या होगा, पहले वेक्टर इक्वेशन लिख लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा b माइनस a, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 i कैप माइनस 2 प्लस 2 ये भी 0 हो जाएगा j कैप, और माइनस 5 माइनस 6 हो जाएगा माइनस नहीं 6 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 11 k कैप। तो फाइनली ये हो गया r वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 11 लेमडा k कैप, ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। एंड कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 3, ठीक है, y माइनस y1 तो y प्लस 2 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो फाइनली ये मिलेगा हमें सिर्फ z प्लस 5 अपॉन 11, ठीक है। ये दोनों के नीचे 0 है, 0 से डिवीजन अनडिफाइंड है, या 0 लिख सकते हैं अपॉन 0। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। एक पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, इसके बीच का एंगल निकालना है। वेक्टर फॉर्म में यहाँ इक्वेशन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में सेम क्वेश्चन है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे देखो पहले a प्लस लेमडा b के फॉर्म में है, वहां पे x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इस फॉर्म में लिखा है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ रोल किसका है, b का, b ही डायरेक्शन निर्धारित करता है, तो b को ही हम निकाल लें, b1 b2 को। b1 कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, b2 कितना है i प्लस 2j प्लस 2k कैप। तो cos थीटा इक्वल टू होता है मॉड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हो तो ये है cos थीटा निकालना। तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2 निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 कितना होगा, अंडर रूट में 9 प्लस 4 प्लस 36 7 आ गया, 7 आएगा ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ b2 कितना होगा 1 प्लस 4 प्लस 4 3 होगा ये। b1 डॉट b2 कितना होगा, देखो b1 डॉट b2 कितना होगा, b1 का b2 से मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 है 7, मैग्नीट्यूड ऑफ b2 है 3। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो थीटा से मतलब है ना, cos थीटा नहीं थीटा चाहिए। तो थीटा इक्वल टू होगा cos इनवर्स 3 प्लस 4 प्लस 12 19 अपॉन 21। ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 11 में भी एंगल बिटवीन टू लाइन्स निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो से मतलब है, हमें जो डायरेक्शन दे रहा है वही एंगल बताएगा। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 है 2,
B1 है 5 और C1 है -3, A2 है -1, B2 है 8 और C2 4। तो cos थीटा इक्वल टू होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो A1 A2 होगा 2 इंटू -1, 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो 4 इसका स्क्वायर 25 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 64 प्लस 16। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है 40, ये होगा -2 प्लस 40 -12 अपॉन अंडर रूट में 38 और ये 81 होगा ना, तो 9 होगा। cos इनवर्स ये कितना हो गया 40 माइनस 14 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। अब सिंप्लीफाई करके इसको लिख लीजिएगा अगर कटने वाला हो तो। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट 1 minus x upon 3 7y minus 14 upon 2t is equal to z minus 3 upon 2 and 7 minus 7x upon 3p y minus 5 upon 1 equal to 6 minus z upon 5 are at right angle। ये गिवन है कि ये राइट एंगल पे हैं, परपेंडिकुलर हैं, p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ गलती क्या होती है कि हम लोग जनरली सीधा सीधा क्या देखेंगे 1 14 और 3 को देखेंगे कि ये A1 A2 A1 B1 C1 है, ये दोनों A1 B1 C1 है और ये A2 B2 C2 है और मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे उनका, मतलब मल्टीप्लाई करके सम करेंगे और जीरो के इक्वल रख देंगे और निकाल देंगे वैल्यू। लेकिन वहां हमसे गलती हो जाएगी। जब तक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना रहे तब तक ये A1 नहीं होगा, ये B1 नहीं होगा, ये C1 नहीं होगा। तो पहले हमें किस स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है x माइनस x1 अपान a के फॉर्म में, y माइनस y1 अपान b के फॉर्म में। ऐसा है नहीं, ये x1 माइनस x के फॉर्म में है। तो कैसे बनेगा -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा x माइनस 1 अपान -3। यहाँ देखो y का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 7 है तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो तो ये होगा y माइनस 2 हो जाएगा अपान 2/7p और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है z माइनस 3 अपान 2। ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ -7 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ये x माइनस 1 अपान -3 अपान 7p होगा ना। और यहाँ तो ये ऑलरेडी है उस फॉर्म में y माइनस 5 अपान 1, ये नहीं है तो -1 से डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो z माइनस 6 अपान -5। ये क्वेश्चन 2 हुआ। अब ये हमारा A1 B1 C1, ये A2 B2 C2। सिंस these lines are perpendicular, ये परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 के रखेंगे। तो A1 है कितना -3 इंटू A2 है -3/7p प्लस B1 है 2/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। ये हुआ 9/7p प्लस 2/7 -10। यहाँ पे p है, ये p है तो यहाँ भी p रहेगा। -10 इक्वल टू 0, इसको ऐड करो 9 to 11 अपान 7p इज इक्वल टू 10, देन p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 अपान 11, 70 अपान 11, ये p की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है so that these are perpendicular to each other। इसको तो मुझे बताना नहीं चाहिए, कर लेंगे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। तो A1 A2 मींस 7 into 1, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, प्लस -5 into 2
प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू हुआ 7 माइनस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0. दिस शोज दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर. ठीक है. इन दोनों. क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. और यहाँ पे फॉर्म जिस फॉर्म में लिखा है इक्वेशन वो है वेक्टर फॉर्म, a प्लस लेमडा b वेक्टर के फॉर्म में. तो पहला होगा a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर, सेकंड होगा a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर. तो पहले कंपेयर करके हम निकाल लेंगे. a1 वेक्टर ये है, इसको अलग कर लिया हमने. a2 वेक्टर ये है, इसको भी अलग कर लिया. b1 वेक्टर ये है और b2 ये है, इन दोनों को भी अलग किया. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फार्मूला में क्या आता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2. तो पहले अलग अलग इन सारी चीजों को निकाल लेते हैं. a2 माइनस a1 कितना आएगा, 2 माइनस 1 आई कैप आएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 जे कैप आएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 के कैप. b1 क्रॉस b2 निकालना है, आई जे के हमने रख लिया. क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हो निकालना. अब यहाँ पे 1 माइनस 1 1 2 1 2 निकालो कितना आएगा. i को कॉमन करेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस j को कॉमन करेंगे तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा. और प्लस k को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2 मीन्स फाइनली ये आया माइनस 3 i कैप प्लस 3 k कैप b1 क्रॉस b2. इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, माइनस b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 9 प्लस 9 3 अंडर रूट 2 होगा. ये आया. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2. वैल्यू बस पुट करना है. a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी आई है, i माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आई है माइनस 3 i कैप प्लस 3 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 आया है 3 अंडर रूट 2. ऊपर डॉट प्रोडक्ट करिए, i का i के साथ होगा तो आएगा माइनस 3 जे है नहीं तो उसका होगा नहीं, k का k के साथ होगा माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 अपॉन 3 अंडर रूट 2. बाहर होगा 8 से तो ये होगा 9 अपॉन 3 अंडर रूट 2 3 अपॉन अंडर रूट 2. रेशनलाइज कर दोगे तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 यूनिट. ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस. अब लाइन का जो इक्वेशन लिखा है वो किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म. तो या तो कार्टेशियन वाला फार्मूला हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का याद हो, या उससे ज्यादा इजी है कि एक ही फार्मूला याद रखिए, इसको कन्वर्ट करने का तरीका सीख लीजिए. इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, देखो ये r वेक्टर है x y z, तो r वेक्टर इक्वल टू जो ऊपर दिख रहा है सब क्या है a है, तो सब प्लस में है तो माइनस में लिखे जाएंगे. माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा इंटू जो नीचे लिखे हैं सब बी वेक्टर है 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप. और यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग होगा आर वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप. अब आपको निकालना है a2 a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर. ये सब कुछ क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है a1 a2 b1 b2. फिर इसी फार्मूला में आपको फिट कर देना है, इसको आ जाएगा आसानी से आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल 14 की तरह है. क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल 14 की तरह है 16, तो 16 आप खुद से कर सकते हो. 17 देखिए, 17 में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से लिखा है. अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेमडा म्यू के फॉर्म में नहीं है लेकिन s और t का मल्टीपल दिया है, तो जो काम वहां लेमडा म्यू कर रहा है वही काम यहाँ पे s और t करेंगे. अलग अलग कर लेंगे, बिना s वालों को और s वालों को, इस तरह बिना t वाले को और बिना और t वाला को. यहाँ से अलग करेंगे तो ये होगा i कैप
बिना टी वाला यहाँ है -2j कैप और +3k कैप, ये अलग हो गया, प्लस t कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा -i कैप प्लस j कैप -2k कैप। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा r वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस j कैप, बिना s वाला है -k कैप, प्लस s इंटू s के मल्टीपल वाले कौन कौन है, i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप। अब देखो ये a1 ये a2 ये b1 ये b2, फिर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर सेम। तो इस तरह से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में 11.2 सेकंड एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन।